Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का महासंगम। ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस बार आपका नेट पार, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मॉडल पेपर मान सकते हैं। इसमें आज हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद पैसेज ऑल्सो। ठीक है, बचे हुए 25 क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ये आपका पेपर 1 का मॉडल पेपर 1 की तरह होगा। हम मॉडल पेपर भी आपके लिए कराएंगे, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया जाए क्योंकि ये क्या है, आपका महासंगम है क्वेश्चंस का। यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन से आपका रिविज़न कराया जाएगा। आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन क्या है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो फर्स्टली सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Okay guys, so without wasting much more time, let's move towards our topic. So let's get started. तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो which among the following is the best field of study to improve the ability of students experiment and analyze? Option 1 history, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ इज साइंस। तो इनमें से कौन सा बेस्ट फील्ड है जिससे कि आप स्टडी करने का, जिससे कि आप स्टूडेंट्स में एक्सपेरिमेंट और एनालाइज की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें? तो नन अनदर देन साइंस। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट Which among the following reflects best the quality of teaching in a classroom? इनमें से कौन सा क्लासरूम में टीचिंग के लिए बेस्ट क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है? ऑप्शन 1 इज थ्रू द यूज ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बहुत सारे टीचिंग एड्स होने चाहिए, मतलब शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, या फिर जो क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछे जाएंगे उनकी क्वालिटी के जरिए, या फिर थ्रू फुल अटेंडेंस इन द क्लासरूम, या फिर क्लासरूम में फुल अटेंडेंस हो तब, या फिर थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, या फिर जो स्टूडेंट है वो क्लासरूम में साइलेंस कीप करके रखें, बिल्कुल शांत रहें तब। ठीक है, तो इनमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। हमने आपको काफ़ी बार बताया है कि अगर क्वेश्चन बच्चों से पुटअप किए जाते हैं तो वो यहाँ पर जो भी आपका एक्टिविटी होती है उसमें इंगेज होते हैं खुद से और इंटरेस्ट लेकर यहाँ पर वो सेशन अपने टॉपिक को एक्वायर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज एंड अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च आर। वो आर्टिफैक्ट जो कि अराइज होते हैं और इंटरनल वैलिडिटी को रिसर्च में अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हिस्ट्री, बी रैंडमाइजेशन, सी मैच्योरिटी, डी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ई एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी एंड एफ इज मैचिंग। तो इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस रहने वाला है दैट इज हिस्ट्री, मैच्योरिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी, दीज आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ए सी डी ई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स डिपेंड ऑन। रिसर्च प्रॉब्लम
का फॉर्मुलेशन किस पे डिपेंड करता है? तो ए है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, की जो रिसर्चर की चॉइस है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या हैं। व्हाट इज द कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, या फिर व्हाट नेगेटिव फैक्टर्स टू रिसर्च अपॉन, या फिर क्या नेगेटिव फैक्टर्स इसके ऊपर रिसर्च है। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, इज रीजन फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए बी सी एफ, यानी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर, ये सही है आपका। नेक्स्ट इज what are the specific questions, what is conceptual model, and last one is construction of hypothesis. So the correct answer for this question is option number 4. Option number 4 is the correct answer for this question. आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट among the following which one is not an इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। तो देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर, हमने जब ऑलरेडी आपका PYQ एनालिसिस किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट इज suppose as a teacher you are thinking your student in public speaking and debate. Suppose as a टीचर की तरह सपोज कीजिए कि यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स, आप अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हो इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स, तो इनमें स्टूडेंट्स में इनमें से क्या डेवलप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज कंट्रोल ओवर इमोशंस, कंसेप्ट फॉर्मुलेशन, यूजिंग सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि आप अगर टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट कैसे ट्रेन करेंगे, तो यहाँ पर आप एक फॉर्मुलेशन का कंसेप्ट उनको दे सकते हैं, ठीक है। आप एप्रोप्रिएट लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ करा सकते हैं उनसे, वॉइस मॉड्यूलेशन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनके इमोशंस पर कंट्रोल पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए कि उन्हें वहाँ पर नर्वसनेस फील हो रही है, ठीक है, थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, तो यहाँ पर इमोशंस पे कंट्रोल पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 says that which among the following is best advantage of choice based credit system। जो choice based credit system है उसका क्या एडवांटेज है। ऑप्शन ए शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, इम्प्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस, हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो स्टूडेंट को एग्ज़ाम के समय पे एंजाइटी होती है उसको कम किया जाए, ठीक है। तो एग्जामिनेशन एंजाइटी कम नहीं की जा सकती, ठीक है। हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, टीचर की किसी को मदद करनी चाहिए कि वो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर दे, नो। क्लासरूम की अटेंडेंस इंप्रूव करनी चाहिए, नो। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक, यस। शिक्षक केंद्रित शिक्षा से बाल केंद्रित शिक्षा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द कंपोनेंट ऑफ अ रिसर्च डिजाइन आर। यहाँ पर रिसर्च डिजाइन के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में, तो वो आप आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं। कंपैरिजन, कंट्रोल, रिएक्टिविटी, मैनिपुलेशन, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस, जनरलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन है आपके CDEF, ACEF, BCDE and ABDF. So the right answer for this question is ABDF. अब एक बार देख लेते हैं ABDF आपका कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंतर्गत। ABDF कंपैरिजन आ रहा है, कंपैरिजन होना चाहिए।
कंट्रोल होना चाहिए, मैनिपुलेशन होना चाहिए एंड जनरलाइजेशन होना चाहिए, ये नहीं होंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द 4 मेजर ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर, साइंटिफिक रिसर्च में 4 मेजर ऑपरेशन कौन कौन से हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन, सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, सेल्फ एजुकेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस एंड थ्योराइजेशन। अब यहाँ पर कौन सा कोड लगेगा? कोड हम एक बार देख लेंगे। कोड है आपके ABCD, CDEF, ABCF and BCDE. So the right answer for this question ABCF. Option number 3 is the right answer. ABCF एक बार देख लेते हैं क्या क्या आता है इस कोड के अंतर्गत। ABC and F। तो डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए कोवेरियंस का, एलिमिनेशन होना चाहिए स्पूरियस रिलेशन का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। स्पूरियस रिलेशन क्या होता है? नकली संबंध, ठीक है, इसको खत्म करना होगा। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग होनी चाहिए टाइम ऑर्डर में, ठीक है, एंड सेल्फ एजुकेशन नहीं होगा यहाँ पर, आपका ऑपरेशनल पर्सनल चॉइस नहीं होगी, और क्या होगा? थ्योराइजेशन होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो क्वेश्चंस आपके पैसेज वेज क्वेश्चंस है, तो आइए पैसेज को एक बार रीड कर लेते हैं, और पैसेज को रीड करने से पहले एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं ताकि हम ऑप्शंस को ईजिली मार्क कर सकें, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पैसेज को सॉल्व करने की एक ट्रिक है कि पहले हम क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस को रीड कर लें और उसके बाद हम पैसेज को आके रीड करें, जहां हमें वो ऑप्शन या वो वर्ड दिखाई दे उसको हम मार्क करें और आगे बढ़ते चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट हु कैन बी इंडियाज लॉन्च पैड फॉर एन इंटीग्रेटेड एशियन मार्केट एज पर द पैसेज। ऑप्शंस है साउथ वेस्ट एशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार। 12th question says that the areas of collaboration between India and ASEAN are option number A fintech, B Aadhaar, C e-commerce, D digital backwardness, E trilateral highways and 4th industrial revolution। ठीक है, वर्ड्स याद रखिएगा। Question number 13 the commitment of ASEAN with India is option offer political platforms, more and more dialogues, improving transport links, hold leadership summit। Question number 14 what is needed to encourage tourism between India and ASEAN? Waterways, innovation, air links, startups। Question number 15 that is last what prompted Singapore to opt for stronger ties with India? Historical past, end of Cold War, geopolitical equations and economic liberalization in India। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे और वहीं पे हम अपना मार्क करते चलेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हमने क्वेश्चंस में देखे थे। सो Singapore has long advocated for India to take up its role as an integral part of the region. It's gratifying to see how ASEAN-Indian relations have grown during the past 25 years. In 1991, when the Cold War ended and India began its economic liberalization, Singapore saw an opportunity to deepen ties and build on its historical and cultural links with the Asian region। तो ये वर्ड्स हमने पढ़े थे इसलिए इनको मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमें एक आंसर मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली 15th आंसर। नेक्स्ट Singapore pushed for India to become a full Asian dialogue partner in 1995 and join the EAS in 1995. And since then, ASEAN-India ties have strengthened. All in all, around 30 platforms for cooperation exist, including 7 ministerial dialogues and the annual Leader Summit। तो Leader Summit भी हमने पढ़ा था। However, there is a scope for more and it's a must. For instance, there are tremendous opportunities in enhancing physical and digital connectivity between India and ASEAN,
ASEAN is committed to strengthening land, air, and sea linkage with India. These linkage will enhance people-to-people flows as well as boost business, investment and tourism. शायद tourism और investment words भी हमने देखा था. The India, Myanmar, Thailand ट्राइलेटरल, ये भी हमारे क्वेश्चन में था. इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवेज विल कनेक्ट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट टू मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया. नेक्स्ट है while one can buy directly between India and several Asian countries, there is still much room to expand air links to support growing business and tourism. Beyond physical linkages, digital connectivity is the new frontier in the fourth industrial revolution. India has made great progress in innovations, startups and digital inclusions. यहाँ ये भी words आए थे. And there are opportunities to apply initiatives such as Aadhaar in our region, e-commerce, फिनटेक आर टू अदर एरियाज पोटेंशियल कोलैबोरेशन. तो ये सारे वर्ड्स आए थे आपके क्वेश्चन में. एज एन इकोनॉमिक हब, सिंगापुर कैन सर्व एज अ स्प्रिंग बोर्ड टू लॉन्च दीज आइडियाज टू साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड. इंडियाज रोल इन एशियन शुड बी एंकर्ड बाय ग्रोइंग इकोनॉमिक टाइज विद सिंगापुर. The economic integration involving 16 countries with 1/3 of global GDP and trade will create an integrated Asian market. चलिए, तो पैसेज हो गया. आइए फटाक से आंसर देख लेते हैं फटाफट से. तो क्वेश्चन नंबर 1 says that who can be India's launchpad for an integrated Asian market as per the passage? So Singapore. Option number 3 is the right answer for this question. Question number 12, the areas of collaboration between India and ASEAN are. तो जो एरियाज थे कोलैबोरेशन के इंडिया और एशियन के, वो कौन कौन से थे, तो उनको देख लेते हैं. फिनटेक, आधार, ई कॉमर्स, डिजिटल बैकवर्डनेस, ट्राइलेटरल हाईवेज, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. सो दीज आर ए बी सी डी. ए बी सी डी. फिनटेक पढ़ा था, आधार पढ़ा था, ई कॉमर्स पढ़ा था एंड डिजिटल बैकवर्डनेस पढ़ी थी. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द कमिटमेंट ऑफ एशियन विद इंडिया इज. कमिटमेंट क्या रही थी एशियन की इंडिया के साथ, कि वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ऑफर करेंगे या फिर मोर एंड मोर डायलॉग्स, या फिर इंप्रूव करेंगे ट्रांसपोर्ट लिंक को, या होल्ड करेंगे लीडरशिप समिट को. तो यहाँ पर आपका आएगा इंप्रूव ट्रांसपोर्ट लिंक. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट What is needed to encourage tourism between India and ASEAN? तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसकी ज़रूरत थी? वाटरवेज की, इनोवेशन की, एयरलिंक्स की, या फिर स्टार्टअप्स की. सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा स्टार्टअप्स. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज इज What prompted Singapore to opt for stronger ties with India? इंडिया के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज बनाने के लिए किसने प्रॉम्प्ट किया था सिंगापुर को? हिस्टोरिकल पास्ट ने, एंड ऑफ कोल्ड वॉर ने, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस ने, या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने? तो हमने यही पढ़ा था अपने पैसेज में. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपका आंसर क्लियर हुए होंगे. नाउ स्टार्ट करेंगे अपना 16th क्वेश्चन. अब ये थोड़ा आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ से. So the first question, question says that the next term in the series 0, 1, 9, 36, 100 is. अब आप इस पैटर्न को जब ऑब्जर्व करेंगे तब आप पाएंगे कि 100 के बाद यहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए. तो 100 के बाद आएगा आपका 225. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन द डिजिटल एरा में देयर इज अ फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन. जो डिजिटल एरा है वहाँ पर एक डर है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो आपका रिजल्ट कर सकता है किस में? पैसिव अडेप्टेशन में, क्विक अडेप्टेशन में, स्टिमुलेशन में, या फिर ओवर स्टिमुलेशन में. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओवर स्टिमुलेशन. Question number 18 says that under which of the conditions an argument may be valid?
यहाँ पर आपका कुछ कंडीशंस दे रखी है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि जो आर्गुमेंट होगा वो वैलिड होगा। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर जो कोड में दिया है वहाँ से सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट्स एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन इट्स कंक्लूजन एंड प्रेमिसेस आर ट्रू, जब उसके कंक्लूजन और प्रेमिसेस जो है वो सही होंगे। बी है, इवन व्हेन इट्स कंक्लूजन एंड वन और मोर ऑफ इट्स प्रेमिसेस आर फॉल्स, जब उसके कंक्लूजन और एक या एक से ज़्यादा उसके प्रेमिसेस गलत होंगे। ठीक है। सी है, ओनली व्हेन इट्स कंक्लूजन इज ट्रू, या फिर जब उसके कंक्लूजन जो होंगे वो सही होंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या सही आएगा कि व्हेन इट्स कंक्लूजन एंड प्रेमिसेस आर ट्रू, तो यहाँ पर इसके कंक्लूजन या फिर एक और एक से ज़्यादा इसके प्रेमिसेस गलत भी हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 19th क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट जेनिफर्स फादर इन लॉ इज़ माई ब्रदर। जेनिफर के फादर इन लॉ हैं वो, यहाँ पे देखिए रिलेशन से क्वेश्चन है ये, तो जेनिफर के जो फादर इन लॉ हैं वो मेरे भाई हैं। हेलन इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, और यहाँ पर हेलन जो है वो मेरी मदर की ग्रैंड डॉटर है। तो हाउ इज़ हेलन रिलेटेड टू जेनिफर, तो हेलन और जेनिफर में क्या संबंध है। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि आपका रीजनिंग बेस्ड है। तो जेनिफर को जे मान लिया, ठीक है। तो जेनिफर के फादर इन लॉ, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो जेनिफर के जो फादर इन लॉ हैं, यानी कि जेनिफर के जो ससुर हैं वो भाई हैं किसके, जो यहाँ पे हेलन बात कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए फादर इन लॉ है, ये ब्रदर हैं मेरे। हेलन इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, अब जो हेलन है वो मेरी मदर की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है। यहाँ पर हेलन भी लिख लेते हैं, जे तो जेनिफर है और हेलन जो है वो जो लेडी यहाँ पर बात कर रही है उसकी मदर की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है। तो हाउ इज़ हेलन रिलेटेड टू जेनिफर, तो हेलन जेनिफर से कैसे रिलेटेड है, तो ऐसे याद रख लीजिए, ये जो हेलन है ये कौन है, ये डॉटर है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो जेनिफर है ये कौन है, ये यहाँ पर बहू है ना, क्योंकि जब इसके फादर इन लॉ है तो इट मीन्स ये बहू है। तो किसी भी डॉटर और किसी भी बहू के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, भाभी ननद का रिलेशन होगा। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 सिस्टर इन लॉ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो हेलन है वो हेलन और जेनिफर क्या है, आपस में सिस्टर इन लॉ हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सेज दैट ट्रुथ एंड फॉल्सिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ, ट्रुथ और फॉल्सिटी जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं किसके, डिबेट्स के, प्रोपोजिशंस के, ओपिनियंस के, आर्ग्यूमेंट्स के। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्रोपोजिशंस। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट नेगेटिव क्रिटिसिज्म एज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू, ठीक है, विल लीड टू किससे, एक्सटर्नल सिंपैथी, जस्टिफिकेशन, डिफेंसिवनेस, डीमोटिवेशन एंड सपोर्टिव लिसनिंग। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा पहला वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोपोजिशन नहीं आएगा, प्रोपोजिशन ही है, ठीक है। 21th क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव क्रिटिसिज्म एज एन एलिमेंट क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू एक्सटर्नल सिंपैथी, जस्टिफिकेशन, डिफेंसिवनेस, डीमोटिवेशन, सपोर्टिंग लिसनिंग, या फिर कन्फ्रॉन्टेशनल एम्पैथी। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे रहने वाला है उसमें हमारे क्या आएंगे, देखो एक तो जस्टिफिकेशन होगा, डिफेंसिवनेस होगी और आपका डीमोटिवेशन होगा।
सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी, सी एंड डी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। द रिहेटोरिकल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन कंसीडर्स टीचर एज एजेंट्स ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो डैश दे रखा है यहाँ क्या आने वाला है, इन्फ्लुएंसिंग नॉन ऑफिशियल एकेडमिक एंड ऑफिशियल। तो देखिए जब टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, ना तो नॉन ऑफिशियल होना चाहिए, ना एकेडमिक ना ऑफिशियल, बल्कि इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 सेज दैट, असर्शन दिया है यहाँ पे कि टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। टीचर का जो कम्युनिकेशन है वो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल है। रीज़न है टीचर्स कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड नॉट बी यूज टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। को टीचर का जो कम्युनिकेशन बिहेवियर है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स का बिहेवियर को क्लासरूम में रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं कि ए गलत है, बी सही, आर सही है, ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों ए आर सही है, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, या फिर ए सही है और आर गलत है। सो हेयर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए जो बात कही थी वो तो सही थी, लेकिन आर जो था वो गलत था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। अमंग द फॉलोइंग देयर आर 2 स्टेटमेंट्स विच कांट बी ट्रू टुगेदर। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक साथ सही नहीं हो सकती, बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, लेकिन एक साथ गलत हो सकती हैं। तो हमें कोड सिलेक्ट करना है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। जो स्टेटमेंट्स हैं देखिए, ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स। जितने भी पोएट्स होते हैं सब ड्रीमर्स होते हैं। कोई भी पोएट ड्रीमर नहीं होता है, कुछ पोएट्स ड्रीमर्स होते हैं, या फिर कुछ पोएट्स ड्रीमर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाने वाला है दैट इज ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स। या तो सारे पोएट्स ड्रीमर होंगे या फिर कोई भी पोएट ड्रीमर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 सेज दैट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, कल्चरल फ्री कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या प्रिसाइज। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। So that's it from my side. I'll be coming back with its second part. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.